नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCSA बस्ती में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और पॉलिटी में हम लोगों का सेगमेंट इस समय चल रहा है न्यायपालिका। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में न्यायपालिका के चैप्टर में ये तीसरा वीडियो आपका है और आशा है कि आप लोगों को न्यायपालिका के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे और आसानी से आप लोग समझ ले रहे होंगे। आज आइए इसी क्रम में हम लोग अपने तीसरे वीडियो की तरफ चलते हैं और नई चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर होती है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में तमाम सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला न्यायपालिका का तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग आज पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, आप लोगों के सामने आया गया है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, तो बताना क्या है आपको, सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अपीली न्यायालय कौन कौन सा आता है, ये सेंस में क्वेश्चन है आपका। और फिर कह रहा है कि सही कथन का चयन करिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो बताइए क्या सही हो सकता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, मैं अभी जवाब नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में अपील के पहले उच्च न्यायालय को या प्रमाण पत्र देना होता है या नहीं, यह होना चाहिए, यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट था, कथन था। तीसरा है क्षेत्राधिकार का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय पूरे मामले पर पुनर्विचार करेगा और कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। तो स्टेटमेंट आप बताइए। और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि क्या इसका जवाब हो सकता है। तो मैंने आपको बताया, ये जो जितने भी क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं आपको, जितने भी स्टेटमेंट इसमें हैं, सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपके हैं और इस आधार पर देखा जाएगा तो प्रश्न आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन क्या है, करेक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इस क्वेश्चन को, कारण ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सीधी सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिनमें ज़रूरी है उनमें मैं विशेष तौर से डिटेल में व्याख्या आपको ज़रूर करके बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका। ठीक है, जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पर आपको यह बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला कह रहा है यह न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है। क्या ये सही है? बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं आप। देखिए, दूसरा है उनके द्वारा न्यायालय के उन विषयों पर भी रुचि दिखाई जिन्हें लेकर कुछ वर्ग आसानी से अदालत नहीं जा सकते थे। उनके द्वारा न्यायालय ने उन विषयों पर भी रुचि दिखाई जिन्हें लेकर कुछ वर्ग आसानी से अदालत नहीं जा सकते थे। तीसरा है इनमें न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक तथा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने को बाध्य किया है। और चौथा है आपका इनके द्वारा न्यायपालिका की सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, इनके द्वारा न्यायपालिका की सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के बीच का अंतर धुंधला हुआ है। ठीक है, जो अंतर है वो धुंधला आपका हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आप समझ लीजिएगा कि कह रहा है न्यायपालिका की सक्रियता कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का अंतर धुंधला हुआ है। मतलब यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका को न्याय देखना, और जो कार्यपालिका का काम है कानून का बनाना या कानून का क्रियान्वयन करना। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका, आप देखिए जो कार्यपालिका अगर गलत काम करती है तो न्यायपालिका जो है उसमें हस्तक्षेप कर देती है। ठीक है, गलत कार्यों को करने पर। तो वही कह रहा है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कार्यपालिका का क्या क्या है, न्यायपालिका यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य पे अतिक्रमण करती हुई दिखाई दे रही है। कब? जब बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर यह सेंस कहना है। तो बताइए स्टेटमेंट क्या हो सकता है दोस्तों। उम्मीद है कि सभी लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। तो इसमें आंसर आपका होगा सभी कथन स्टेटमेंट सही है, उपयुक्त सभी कथन करेक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है,
या शून्य घोषित किया जा सकता है। तो कौन सा है क्वेश्चन, फिर से एक बार देखिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन दे रहा है आपको अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद जो है 32, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। तो कौन सा है जिसके तहत किया जा सकता है? तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है। यानी कि कोई कानून अगर बन गया है और जो फंडामेंटल राइट को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है, तो अनुच्छेद 13 के माध्यम से उसको असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वरिष्ठता के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा को कितनी बार तोड़ा गया है? तो आप ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि कितनी बार तोड़ा गया है। पहले कह रहा है ऑप्शन में 2 बार, दूसरे में कह रहा है 3 बार, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है 4 बार और चौथे ऑप्शन में कह रहा है 5 बार। तो ये बात जान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि अभी तक 2 बार ही केवल इस तरह की परंपराओं का परित्याग किया गया है, तोड़ा गया है, कि जिसमें से कि ये व्यवस्था इस रूप में बनाई गई है। ठीक है, एक तो पहली बार जो हुआ था कि 1973 में ये एक बार हुआ था, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जब आया हुआ था, उस समय क्या हुआ था, जो निर्णय दिया गया था सरकार के विरुद्ध कहीं ना कहीं आ चुका था निर्णय, और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी। तो वहाँ पर जो न्यायाधीशों ने, जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, तो कहीं ना कहीं इंदिरा जी को वो बात चुभी और उन्होंने वरिष्ठता क्रम है उसमें फेरबदल करते हुए जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको पिछाड़ते हुए ए एन रे महोदय को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। तो एक पहली परंपरा यहीं पर टूटी थी। और दूसरी बार हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था, और दूसरी बार ये परंपरा तोड़ी गई थी जब एच आर खन्ना साहब को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, को पीछे छोड़ दिया गया था। सॉरी, HR खन्ना साहब को पीछे छोड़ते हुए जो है न्यायमूर्ति MH बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। कब? 1976 में। 1976 में HR खन्ना को पीछे छोड़ते हुए जो कि वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनकी जगह पर MH बेग साहब को क्या बना दिया गया था? मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसी 2 बार परंपरा ऐसी तोड़ी गई है। हालांकि उसके बाद में भी कुछ परंपराएं ऐसी हुई हैं जिनके बारे में अपडेट होना अभी बाकी है। आप देखेंगे वरिष्ठता क्रम को लोगों ने तोड़ करके अपने सुविधानुसार जो है, जो जूनियर लोग होते हैं, अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन के तहत कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन एक इसका अर्थ हो सकता है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एक इसका अर्थ हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, ध्यान में आपको रखना होगा इनमें से क्या आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है क्या? भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल है, नहीं दी जा सकती है, लेकिन हमें बताना क्या है ये भी एक बार देख लीजिए फिर से। इसमें कहना है भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंधन अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों का पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, किस तहत कार्य नहीं कर सकते? निम्नलिखित में से कौन एक इसका अर्थ हो सकता है? निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते, इसका अर्थ कौन हो सकता है? तो पहला तो देखा आपने, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। तो बताइए क्या है, क्या ये स्टेटमेंट आपका सही लग रहा है आपको कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों के से बाध्य नहीं होता है? ठीक है, तो क्या होता है? बाध्य होता है आदेश या नहीं होता है? आपको बताना। यहाँ पर क्या कह रहा है?
बाध्य नहीं होता है। ठीक है, बाध्य नहीं होता है। ये स्टेटमेंट जो देख रहे हैं, ऊपर वाला स्टेटमेंट जो दिया है यही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैं आपको सीधे आंसर पे ले आ रहा हूँ दोस्तों। आप जान लीजिए आर्टिकल जो है 142 जो है, ठीक है, वो क्या कहता है, 142 अनुच्छेद जो 142 है ये एक शक्ति प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को। क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप, उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर डिरकी या आदेश जो है पारित कर सकता है। ठीक है, डिरकी आदेश पारित कर सकता है। अगर जरूरी हो तो किसी भी लंबित मामले में वह आदेश भी पारित कर सकता है। ठीक है, आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश देश भर में लागू होगा। संसद में कानून लागू होने के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत। ठीक है, तो यहीं पर कह रहा है निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। ये बिल्कुल इसकी यही पुष्टि कर रहा है। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट आपने देखा है वो यही बात की पुष्टि कह रहा है। पुष्टि इसमें जो यही बात कही जा रही है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंधन अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों का पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कोई भी नियम कानून पे बांधने के लिए बाध्य नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट को। कहने का मतलब ये है, ये कौन सा स्टेटमेंट पूरा कर रहा है, तो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसमें जो स्टेटमेंट दे रहा है उसमें ये है आपका कि न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश का हटाने का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट दे रहा है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्या कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपको देखना होगा कि क्या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए अस्वीकार, स्वीकार नहीं किया जा सकता, अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये अगर स्टेटमेंट होता आपका तो आपका यहाँ पर तब गलत हो जाता आपका। ठीक है, स्वीकार नहीं किया जा सकता, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी स्वीकार तो किया जा सकता है यार, स्वीकार किया जा सकता है। और ये बात जान लीजिए कि चाहे वो मतलब अगर लोकसभा है तो लोकसभा है तो अध्यक्ष महोदय द्वारा, अध्यक्ष, ठीक है, और उसके अलावा अगर राज्यसभा है तो वहाँ पर सभापति महोदय द्वारा, सभापति, ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा कि स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। स्वीकार या अस्वीकार कह रहे हैं नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अस्वीकार यहाँ पर होता है तो दोनों बातें हो सकती थी। यहाँ पर अस्वीकार या स्वीकार, ठीक है, किया जा सकता है, ये होता है किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका फिर गलत हो जा रहा है। इस आधार पर कह रहा है अध्यक्ष अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये बात समझिएगा थोड़ी सी बात को कि स्वीकार अस्वीकार करना, ये जो अधिनियम है 1968 भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को न्यायाधीश हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, अगर लोकसभा में गया है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में अगर गया है तो सभापति, चाहे उसको स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करने की ये पावर उनको दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद जो है अधिनियम 1968 में ये बात की गई है। और इसमें अभी जान लीजिए आप कि अनुच्छेद 90 जो अधिनियम बना 1968 के की धारा 3 के खंड 1 के अनुसार ये बात बताई गई है। ध्यान रखिएगा, जो 1968 में बना है वो धारा है धारा 3 के खंड जो है खंड 1, धारा 3 के खंड 1 में बात बताई गई है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगला जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। इसमें क्या है, तो ये गलत आपका हो गया, यहाँ पे अस्वीकार होना चाहिए, यहाँ पे त्रुटिपूर्ण लिखा गया दोस्तों। अगला कह रहा है भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की क्षमता और सिद्ध कदाचार के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, ये बात कहता है, क्या कहता है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है
ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्षमता और सिद्ध कदाचार के अंतर्गत है। तो नहीं भाई, संविधान ऐसी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। संविधान जो है इसकी परिभाषा नहीं लिखता है, सिद्ध कदाचार वगैरह की परिभाषा इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। और एक बात ये जान लीजिए कि ये जो अनुच्छेद है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 124(4), 124 अनुच्छेद 124(4) में बेटा ये बात वर्णित की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार ही है, ठीक है। और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया। यानी विधि तो दिया गया है, परंपरा हटाने की तो व्यवस्था बताई गई है, लेकिन अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया कि अक्षमता और कदाचार क्या होगा। तो ये भी आपका इस आधार पर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और अगला जो आपका है दूसरा, देखिए इसमें से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के व्यवहार न्यायाधीश अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। ये बात हाँ बिल्कुल दी गई है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चौथा कह रहा है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उच्च सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है, तो यानी कि चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा आपको दोस्तों। इस प्रकार से तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो भी होगा तीसरे चौथे का वो करेक्ट हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इसको बारीकी से एक प्रश्न पढ़िएगा दोस्तों, और अच्छे से समझ में आपको आना निश्चित तौर से शुरू हो जाएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? बताइए कौन होता है अभिरक्षक? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय और भारत का उच्चतम न्यायालय। तो निश्चित तौर से भाई सुप्रीम कोर्ट ही कस्टोडियन होता है, ठीक है। कस्टोडियन किसे कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? अभिरक्षक, हिंदी वर्ड है अभिरक्षक कौन होता है? तो भैया सुप्रीम कोर्ट होगा, और कौन होगा? वो तो खुद सक्षम है, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की क्षमता के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की क्षमता विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो बताइए, परामर्शदात्री अधिकारिता के अंतर्गत, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, और चौथा है रीट अधिकारिता के अंतर्गत। तो जवाब आपका निश्चित तौर से आ चुका होगा। तो ये आता है आपको क्या है, आरंभिक या मूल अधिकारिता के अंतर्गत। मूल अधिकारिता कहे आपको एग्जाम में, या आपको कहे आरंभिक अधिकारिता, तो बात एक ही है, आरंभिक अधिकारिता, ठीक है। ये आपका इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। केंद्र राज्यों के विवाद जो होंगे तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। और 3 स्टेप देखिए, जो 3 ऐसे विवाद हैं जो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। एक तो है केंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जब विवाद हो, केंद्र हो एक तरफ, दूसरी तरफ एक राज्य हो सकता है केंद्र और एक राज्य के बीच में, या केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य हो, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है आपका। दूसरा क्या हो सकता है, जब 2 राज्यों के बीच में विवाद हो, एक राज्य और दूसरा स्टेट, इन दोनों के बीच में विवाद हो, तब भी मूल अधिकारिता किसके अंतर्गत आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और तीसरा अब कंडीशन ये होती है कि एक तरफ केंद्र हो और केंद्र के साथ एक या एक से अधिक राज्य हों, और साथ में दूसरी तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य हों, ठीक है, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हों, तब की स्थिति में भी ये सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। तो 3 कंडीशन आपकी आरंभिक या मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर पहला हो जाएगा, मतलब तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो किस में वृद्धि करने की शक्ति दी गई है? पहला कह रहा है अनुच्छेद 124(1), दूसरे में अनुच्छेद 124(2) और तीसरे में अनुच्छेद 124(3) और अनुच्छेद 124(4। तो निश्चित तौर से अभी हमने जिक्र किया था अनुच्छेद 124(1) के तहत ये उल्लेख किया गया है, और 124 के तहत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की संसद की शक्ति इसमें दी गई है। ठीक है, संसद की शक्ति दी गई है कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ठीक, और एक बात और जान लीजिए कि संविधान के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त जो है 7 न्यायाधीशों की संख्या व्यवस्था की गई थी। मूल संविधान में, मूल संविधान जो हमारा था उसमें क्या था? उसमें 7 जो है न्यायाधीशों की संख्या की व्यवस्था की गई थी। क्या है, समझ रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त की गई थी, यानी कि शुरुआती दौर में जब हमारा संविधान, मूल संविधान बना था, तो उसमें एक जो है आपके चीफ CJI थे और प्लस 7 मुख्य जो 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस तरह से 8 न्यायाधीश कुल टोटल मिला करके थे CJI को लेकर के। लेकिन वर्तमान समय में इस समय 34 कुल न्यायाधीशों की संख्या है, जिनमें 33 जो हैं वो न्यायाधीश लोग हैं और एक CJI यानी मुख्य न्यायाधीश महोदय एक हैं। ठीक है, तो इस तरह से 34 इस समय वर्तमान में संख्या है। मूल संविधान में जब पूछेगा तो बताएंगे आप 8 सदस्य थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी वो 8 थी। ठीक है, और ये किस में किया गया है? संसद के अनुच्छेद 124(1) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? ठीक है, क्या प्रावधान किया गया है ये आपको बताना है। पहला क्या कह रहा है? भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? तो पहला कह रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है, क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। और आपको बताना है कि सही कौन सा है, तो बिल्कुल करना पड़ता है भाई, ये आप भी जान रहे होंगे, क्योंकि बिना किसी सलाह लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जज महोदय, राष्ट्रपति महोदय निर्णय नहीं लेते हैं। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। नहीं भाई, ये गलत कह रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, बल्कि उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा और सदन में पेश करके उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, सिद्ध कदाचार की पुष्टि होने पर हटाया जा सकता है किसी भी न्यायाधीश को, महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके। तीसरा कह रहा है न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं मत देना होता है भाई, जो है वो बिल्कुल फिक्स है, ऐसा नहीं कि मत दे करके घटा देंगे बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यह भी बात बताई गई है कि अनुच्छेद जो है 113, अनुच्छेद 113 के 1 में, अनुच्छेद 113 के 1 में जो व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, क्या होता है जो व्यय जो है, जानते हैं ये बहुत बड़ा मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेट में ये आर्टिकल है 113, जो कहता है कि जिनके वेतन भत्ते संचित निधि पर आधारित होते हैं, संचित निधि से दिए जाते हैं, उन पर मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, यानी उनको मतदान पे नहीं रखा जाएगा। यानी इसमें कौन संचित निधि में जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलता है तो उसको भी नहीं रखा जाएगा, उपराष्ट्रपति को मिलेगा तो वो नहीं रखा जाएगा, तो जिन को मिलेगा, अब आप देखिए राज्यों में देखा जाएगा तो वहाँ पर राज्यपाल महोदय को भी संचित निधि से धन दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा किनको संचित निधि से दिया जाएगा। आर्टिकल 113(1) यही कहता है कि उस पर कभी भी संसद में मतदान नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो पहला और तीसरा आपका अभी तक करेक्ट हो गया। चौथा देख लेते हैं क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, ये गलत बात कही जा रही है। आर्टिकल इसमें भी आप थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। अनुच्छेद आपका 146(1), अनुच्छेद 146(1) क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। और ये में स्पष्ट रूप से बातें बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश या ऐसा कोई अधिकारी करेगा
जिसे वह निर्दिष्ट करे, ठीक है। या तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या तो ये करेगा या तो उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी करेगा। तो इसमें पूछा था भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के पश्चात की जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश या ऐसा कोई अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे, यानी कि नियुक्त जिसे करेगा वही कर पाएगा, यानी सीजीआई जिसे नियुक्त करे या खुद अपने आप से करे वो, ठीक है। तो इस आधार पर यह भी आपका गलत हो गया। तो केवल यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला और तीसरे का करेक्ट जा रहा है। तो पहला तीसरा ऑप्शन ए में है, बिल्कुल करेक्ट यही हो जाएगा दोस्तों। 11 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित है कि जो व्यय भारत की संचित निधि प्रभावित होता है, जो व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभावित होते हैं वह संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। संसद के लिए मतदान में नहीं रखे जाएंगे, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। अब ये बिल्कुल देखिए, अभी क्वेश्चन पे जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों, वो इसी पर ही आप लोगों को प्रभावित होते हैं, नहीं प्रभावित नहीं होगा। यहाँ पर देखो एक शब्द है, जो व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभावित नहीं होगा, भारित होगा, ठीक है। भारित होते हैं वो संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते। अभी मैंने विशेष चर्चा की इस पे, आर्टिकल 113(1) के बारे में बात की आपसे, ठीक है। 113(1) के बारे में मैंने चर्चा की है कि ये क्या होते हैं, भारित होते हैं। किस पे भारित होते हैं, और वो मतदान के लिए नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। जो वे भारत की संचित पर भारित होते हैं वो संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, ये अनुच्छेद 113(1) कह रहा है। और इसके बाद हमने इसके पहले कहा था आप लोगों को 146 में जो बताई गई है, अगला वाले में जो क्वेश्चन में था आपका, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश या ऐसा कोई अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे, ये बात बताई गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में आप समझिएगा कि यहाँ पर कह रहा है संचित निधि पर जो भारित है ना दोस्तों, संचित निधि पर भारित जो होगा वो आर्टिकल किस में दिया गया है, 113(1) में ये कहा गया है। मतदान इस पर बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिला न्यायाधीश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। जिला न्यायाधीश के बारे में ये बात आपको बतानी होगी, ठीक है। क्या क्या इसमें बताई गई हैं बातें। पहला कह रहा है, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। कोई डाउट है बताइए, बिल्कुल करता है, सही है ये। दूसरा है क्या, नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी सिफारिश होनी चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है आपका, तो बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी सिफारिश होनी चाहिए कि भाई इसको कर लिया जाए, तो राज्यपाल महोदय कर देंगे इसमें से, ठीक है। और तीसरी बात बताई गई है, उसके पास आजीवन कारावास मृत्युदंड सहित कोई भी सजा देने की शक्ति है, ठीक है। क्या कह रहा है, जिला न्यायाधीश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। जिला न्यायाधीश को क्या बताइए, मृत्युदंड या कह रहा आजीवन कारावास या मृत्युदंड सहित कोई सजा देने का प्रावधान है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, जिला न्यायाधीश महोदय को ये पावर दी गई है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनुच्छेद 233 की। अनुच्छेद 233 अब ये क्या कहता है भाई, देख लीजिए, ध्यान सुन लीजिएगा। ये शक्ति देता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित ये है, ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है। और एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थ और पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो गई। और एक बात और भी बता दूं मैं आपको कि जिलों के सभी अधीनस्थ अदालतों पर पर्यवेक्षीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उनके आदेशों निर्णयों के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। सत्र न्यायाधीश के पास आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई भी सजा देने का प्रावधान है, शक्ति है मतलब, किंतु उसके द्वारा दिया गया मृत्युदंड अपील किए जाने या न किए जाने दोनों ही स्थितियों में उच्चतम न्यायालय की पुष्टि के अधीन रहता है। यानी कि अगर, ध्यान रखिएगा, अगर जिला न्यायाधीश ने मृत्युदंड दे दिया है, ठीक है, तो उसकी पुष्टि के लिए हाई कोर्ट तो जाना ही जाना है आपको, अन्यथा वो क्रियान्वित नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि मृत्युदंड आखिरी अपील ही नहीं होती। जैसे हाई कोर्ट दे दिया, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए तो चलेगा, मृत्युदंड आपको हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जिला न्यायाधीश ने आपको मृत्युदंड की सज़ा दे दी है तो आपको इसकी पुष्टि के लिए हाई कोर्ट तक जाना ही जाना होगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी इसमें है,
तो इसमें पूछा जाएगा स्टेटमेंट आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर सभी कथन 1 2 3 4 1 2 3 सभी सही हैं, तो सभी कथन सत्य का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है ये आपको देखना होगा। ठीक, पहला क्या कह रहा है, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो पहला कह रहा है स्पेशल लीव पिटीशन, दूसरा कह रहा है जनहित याचिका, तीसरा कह रहा है पुनर्विचार याचिका और चौथा कह रहा है रीट याचिका। जवाब आ जाना चाहिए अभी तक आपका। देखिए इसमें है कौन सा, स्पेशल लीव पिटीशन जो है, इसके माध्यम से इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट एक मामला सॉल्व नहीं कर पाता है तब तक ये जो है। और ये भी जान लीजिए कि कम से कम 85% जो है मामले जो हैं, लगभग 85% SLP के थ्रू ही जाते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन इसे कहते हैं। SLP इसको पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं SLP दायर कर दी है, SLP दायर कर दी है, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन इसे कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, लीव पिटीशन, पिटीशन स्पेशल लीव पिटीशन। अब थोड़ा जान लीजिए आप लोग कि इसमें जो उच्चतम न्यायालय की तरह सर्वोच्च न्यायालय में भी कुल लंबित मामलों की तुलना में उसका निस्तारण की क्षमता कम है। जान लीजिए उच्च न्यायालय की तरह सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ लंबित मामलों की तुलना में उनके निस्तारण की क्षमता कम है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको ये बातें। और एक बात ये जान लीजिए कि SLP के बारे में मैं बात कर लूँ तो अनुच्छेद 136 के तहत जानते हैं क्या व्यवस्था की गई है, सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में यह बोझ भारतीय संविधान के जो संविधान में जो बोझ पड़ता चला जा रहा है वो SLP के कारण से ही है। और SLP के बारे में बताया गया अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन के कारण बढ़ता है। ठीक है, अनुच्छेद 136 के तहत बात जो कही गई है कि SLP के कारण बढ़ता है जो किसी भी पक्ष को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है ये SLP, क्या करता है, सीधे सीधे समझ लीजिएगा आपको, किसी भी पक्ष को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने की शक्ति दायर करता है। यानी कि कहीं आप मुकदमा जिले स्तर पे या किसी न्यायाधिकरण में आपका मुकदमा चल रहा है तो SLP दायर करके आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई करवा सकते हैं। प्रारंभ में केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग किए जाने वाली SLP अब सुप्रीम कोर्ट के लिए नित्य प्रयोग की जाने वाली एक अपरिहार्य घटना हो गई है। ठीक है, पहले क्या होता था इसको कि आपातकाल स्थितियों में, असाधारण परिस्थितियों में SLP का प्रयोग किया जाता है। SLP का प्रावधान अनुच्छेद में किस में किया गया है भाई, 136 में किया गया है। और 136 ये देता है स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बताया गया है। लेकिन अब तो क्या हो गया, लोगों ने ट्रेंड बना लिया है, सीधे कोई मुकदमा होता है तो सीधे SLP सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में लीव पिटीशन जो है, स्पेशल लीव पिटीशन पढ़ने के कारण से जो इसकी बढ़ने की जो प्रवृत्ति मूल रूप से न्यायालय की प्रवृत्ति को बदल दिया है। जो न्यायालय की जो प्रवृत्ति थी, पहले कार्य करने की पद्धति थी, उसको बदल दिया है और लंबित मामलों की संख्या में भी वृद्धि बहुत तेजी से कर दी है इसने। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में मामले जो लंबित पड़े हुए हैं, लगभग 85% मामले SLP के कारण ही उस पर सुप्रीम कोर्ट पे बोझ पड़ा हुआ है। समझ गए बात को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की न्यायिक शक्ति नहीं है? संसद की न्यायिक शक्ति नहीं है, इसमें आपको यह बताना है। ठीक है, ठीक है, पहला कह रहा है न्यायिक शक्ति संसद की क्या नहीं है, यह राष्ट्रपति से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की सिफारिश कर सकता है। यह राष्ट्रपति से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की सिफारिश कर सकता है। भाई बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। ये शक्ति पूछा है, इसमें शक्ति नहीं है तो ये कर सकता है। क्या कर सकता है, ये कर सकता है, हटाने की सिफारिश कर सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के संगठन और अधिकार क्षेत्र को विनियमित कर सकती है। ठीक है, विनियमित कर सकती है तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। ये आपको बताया जा रहा है कि संसद की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो क्या कह रहा है, यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के संगठन और अधिकार क्षेत्र को विनियमित कर सकती है। देखिए यही चीज़ तो गलत हो गई। ये क्या कर सकता है, संगठन अधिकार
क्षेत्र को विनियमित कर सकती है और तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त व्यवस्था कर सकती है। तो ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं कर सकती है। ये गलत यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है। यहाँ पर ये देखिए कि जो ये आपका यहाँ पर जो कह रहा है ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जा रहा है आपका स्टेटमेंट। उच्चतम न्यायालय, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के संगठन और अधिकारिता क्षेत्र में विनियमित कर सकती है। नहीं, ये गलत है, यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। ठीक है, किसके बारे में बता रहा है? संसद के बारे में कह रहा है कि ये गठन जो है संसद की न्यायिक शक्ति में नहीं है। तो ये संसद की न्यायिक शक्ति में नहीं आता है दोस्तों, ये बस इतना जान लीजिए। इसमें ये संसद की संयुक्त गठन न्यायालय कर सकता है, लेकिन ये संसद की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत नहीं इसमें आ रहा है। ये चीज़ें जो ये क्षेत्र जो बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला है। तो ये गलत हो गया, पहला सही था आपका, तीसरे में क्या कोई एक ही बताना था तो तीसरा सही हो जाएगा। यह संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किया जा सकता है। महाभियोग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मतलब लगाए जा सकते हैं। ये कहने का इनका क्वेश्चन है, मतलब है महाभियोग ला सकती है, यहाँ पर होना चाहिए था महाभियोग जा सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, यहाँ पर ला होना चाहिए, ला सकते हैं। ठीक है, और अगला है, यह अपने विशेष अधिकारों के हनन या अवमानना के लिए अपने सदस्य या फिर बाहरी लोगों को दंडित कर सकती है। तो कर सकती है, बिल्कुल ये भी सही है स्टेटमेंट, यानी बस वही दूसरा गलत था, बाकी सभी सही स्टेटमेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किससे लिया गया है ये आपको बताना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो पहला कह रहा है अमेरिका के संविधान से, ठीक है, दूसरा कह रहा है आयरलैंड के संविधान से, तीसरा कह रहा है कनाडा के संविधान से और चौथा कह रहा है ब्रिटिश के संविधान से। तो बताइए जरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किस में किया गया? मैंने आपको बताया दोस्तों, जवाब दीजिए हमको। तो ये हो जाएगा आपका किस में? हमेशा ब्रिटेन में हो जाए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है कहाँ पर है? ब्रिटेन में। ठीक है, और ब्रिटिश संविधान से ये लिया गया है। बस इतना सा आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्र अधिकार राष्ट्रपति को संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न किसी विवाद पर राय लेने के लिए अधिकृत करता है? ये आपको जवाब देना है। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्र अधिकार राष्ट्रपति को संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय कौन सा क्षेत्र अधिकार, यहाँ पर कौन सा क्षेत्राधिकार होना चाहिए, क्षेत्र नहीं क्षेत्र, कौन सा क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न किसी विवाद पर राय लेने के लिए अधिकृत है? तो कौन सा है? संधि से पूर्व किसी पर राय लेने के लिए क्या हो सकता है? अपीली क्षेत्राधिकार है, सलाहकार क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार है और न्यायिक क्षेत्राधिकार है। तो निश्चित तौर से राय लेने का जो है सलाह होगा ना, वो तो सलाहकार क्षेत्राधिकार है आपका। ठीक है, सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों में के विषय में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा देता है? अनुच्छेद 143 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणी के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने के लिए जो अधिकार देता है। और वो 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। सार्वजनिक महत्व के किसी कानून तथा कानून के किसी भी प्रश्न पर जो उठा हो, ठीक है, जिसके उठने की पूरी संभावना हो, उस आधार पर पहला हो जाएगा। दूसरा है किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, ठीक है, वचनबद्धता, प्रसंविदा, सनद या ऐसे किसी अन्य कारणों से उत्पन्न किसी विवाद के मामले पर भी ये पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 143 के तहत से उनकी राय ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। समझ रहे हैं? और एक किसके अंतर्गत आएगा? सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपके आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निःशुल्क कानूनी सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र नहीं है?
कौन ऐसे हैं जो नहीं पात्र हैं? तो ऑप्शन दे लीजिए। औद्योगिक कामगार हैं, ये क्या पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं? दूसरा कह रहा है सामूहिक आपदा के शिकार अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य और महिला और बच्चों। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे औद्योगिक कामगार जो लोग हैं, सामूहिक आपदा के शिकार जो लोग हैं, महिला और बच्चे हैं, ये सभी कानूनी सहायता पाने के निःशुल्क कानूनी सहायता पाने के हकदार हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग आयोग के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हाँ, ये प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति के लिए यह सीमा जो है 1,25,000 रुपये की गई है, और ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है, ठीक है, वह कानूनी सहायता हाई कोर्ट से प्राप्त कर सकता है, और जिसकी 1,25,000 से कम इनकम है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। कौन? कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे BC हो, चाहे जनरल हो, या कोई भी व्यक्ति हो, ये सुप्रीम कोर्ट से निःशुल्क सहायता ले सकता है। उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये हाई कोर्ट के बारे में है दोस्तों, कि अगर हाई कोर्ट में आपको सलाह लेनी है, ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में अगर वो अपील कर रहा है, तो कानूनी सहायता के लिए वो यह सीमा 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो और किनको किनको मिलता है, देखो मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को, ये भी जान लीजिए आपको कि महिला और बच्चों के लिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही है। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए, औद्योगिक मजदूर कामगारों के लिए ये व्यवस्था की गई है। और सामूहिक रूप से दोस्तों आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा आदि के शिकार व्यक्ति भी फ्री में ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सहायता। दिव्यांग व्यक्ति भी ले सकते हैं, याद रखिएगा, दिव्यांग व्यक्ति भी ले सकते हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति भी इस तरह के अपने मांग कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको देगा। और इसके बाद मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति अथवा भिखारी लोग भी इस तरह से मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट की सहायता या हाई कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। फ्री में व्यवस्था उनको मिल जाएगी, मुकदमे देख लिया जाएगा उनका। और 18 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको, कौन सा कथन गलत है आपका। स्टेटमेंट देखिए, 4 स्टेटमेंट दिया होगा, दिया है, 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत कथन है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के किसी राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत कोई संघ राज्य क्षेत्र भी आ सकता है, ठीक है। क्या इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के किसी राज्य के से संबंधित उच्च न्यायालय, राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत कोई संघ राज्य क्षेत्र भी आ सकता है। तो जैसे देखिए कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार भी आता है। तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जिनके अंतर्गत है, तो करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। अगला कह रहा है 7वें संविधान संशोधन, क्या कह रहा है, 7वें संविधान संशोधन, सातवें संविधान ने संसद को साझा उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए प्राधिकृत किया है। वर्तमान में 21 उच्च न्यायालय हैं, इनमें से 3 साझा उच्च न्यायालय हैं। तो गलत कह रहा है दोस्तों, क्यों गलत कह रहा है, क्योंकि वर्तमान में 25 न्यायालय हैं, ठीक है, 25 उच्च न्यायालय हैं और 7 जो हैं इसमें साझा न्यायालय हैं, ठीक है। और देख लीजिए साझा न्यायालय कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिएगा, किसी जगह कापी पेन उठा लीजिए आप लोग। पहला है गुवाहाटी, मैं लिख रहा हूँ, एक एक का नाम पढ़ते जाइएगा। एक गुवाहाटी है, दूसरा है बॉम्बे है, तीसरा है कोलकाता, ये 3 हो गया। चौथा नंबर आपका हो जाएगा केरल, 5वां नंबर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 6ठा नंबर आपका हो जाएगा मद्रास, ठीक है, इसे चेन्नई आप कह सकते हैं। और 7वां नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, साझा कर सकता, 7वां नंबर हो जाएगा आपका पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, ये आपके हरियाणा, ठीक है। ये आपके उच्च न्यायालय हैं, 7 उच्च न्यायालय हैं जो कि एक से ज़्यादा न्यायालयों को देखते हैं, मतलब एक से अधिक राज्यों को कवर करते हैं। बाकी कुल टोटल आपके कितने हैं, 25 न्यायालय हैं आपके, ठीक है, 25 न्यायालय कुल हैं, उच्च न्यायालय हैं, मतलब हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्टों की संख्या 25 है और जिनमें से 7 साझा हैं, 7 के बारे में मैंने आपसे जिक्र कर लिया। चलिए दोस्तों, तो ये बात हो गई आपका, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। इसके अलावा देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद
की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है आपको राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है क्योंकि संविधान द्वारा इसकी संख्या निश्चित नहीं की गई है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करें क्योंकि संविधान द्वारा इसकी संख्या निश्चित नहीं की गई है। बिल्कुल सही है, सभी सही है, केवल दूसरा गलत था आपका। और 19 नंबर का क्वेश्चन आज का है, कह रहा है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा। ठीक है, तो किससे परामर्श से करेगा? नहीं, राष्ट्रपति तो करेगा ट्रांसफ़र, लेकिन किसी के परामर्श से करेगा। कहाँ, किससे करेगा और किसके बारे में कह रहा है? यहाँ पर बात कह रहा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण होगा। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक से दूसरे हाई कोर्ट में जब हस्तांतरण करेगा, निम्नलिखित में से किससे परामर्श लेगा? तो निश्चित तौर से आप जवाब आ चुका होगा, राज्य का महाधिवक्ता से, दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और तीसरा कह राज्यपाल से, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित तौर से आप जानते हैं किसके द्वारा? अनुच्छेद 222, ठीक है, 222 के तहत ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति महोदय जो है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के हस्तांतरण के मामले में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हस्तांतरण से पूर्व राष्ट्रपति क्या करेंगे? सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, मुख्य न्यायाधीश जिसे कहेंगे आप, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, तब वो ट्रांसफ़र करेगा जो उसकी राय होगी। ठीक है, तो ये बात आप जान लीजिएगा। अनुच्छेद 222 याद रख लीजिएगा, ये पावर देता है या एक तरह से कहिए प्रतिबंधित करता है कि राष्ट्रपति को कि बिना परामर्श से सीजेआई के आप किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और आखिरी आज का 20वां क्वेश्चन आपका है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 नंबर का कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च के लिए न्यायालय था? ठीक है, क्या कह रहा है? सर्वोच्च के लिए न्यायालय था ना, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था, होना चाहिए दोस्तों। कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? लास्ट गलत कर दिया है, अपीलीय ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? सर्वोच्च यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट, जैसे सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना नहीं हुई थी, इससे पूर्व कौन सर्वोच्च न्यायालय था जब हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट स्थापित नहीं हुआ? तो जान रहे हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 1950 को 1950 में क्या किया गया था? ये व्यवस्था दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक, इसके पहले क्या व्यवस्थाएं थी दोस्तों? ऑप्शन में देख लीजिए, प्रिवी काउंसिल थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय था, संघीय न्यायालय था, उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो निश्चित तौर से ये नहीं होगा, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय तो हो ही नहीं सकता है, उसके संघीय न्यायालय भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रिवी काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल जो थी ये थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पूर्व दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। और 1949 से पूर्व प्रिवी काउंसिल में जो कि मतलब ब्रिटेन में हुआ करती थी, ठीक है, वहाँ पर मुकदमे चला करते थे। तो ये तो सबसे बड़ी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जैसा बर्ताव करता था। ठीक है, तो ये बात जान लीजिए, प्रिवी काउंसिल जो होती थी ब्रिटेन में बैठती थी और यही लगभग संघीय न्यायालय की भूमिका में थी सुप्रीम कोर्ट के लिए। 26 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर हो गया था। ठीक है, और उसमें प्रिवी काउंसिल के लिए इस नाते सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था क्योंकि वहाँ अंतिम फैसला वही होता था। ठीक है, पूरा अपीली क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय में निहित कर दिया गया था। क्लियर? ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये प्रश्नों की 20 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है आपको निश्चित तौर से काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई होगी और आपको ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से दोस्तों अपना साथ और अपना प्यार चैनल पे बिल्कुल बनाए रखिएगा दोस्तों। हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। आशा करता हूँ कि अगली सीरीज़ में इसकी एक और श्रृंखला संभवतः आपकी आएगी। ठीक है, जिससे कि आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चनों की,
और ऐसे ही साथ अपना प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ। हम लोग आप लोगों के लिए दिन रात एक मेहनत करते रहते हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।